हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बच्चों, आ गया है वो टॉपिक जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, बहुत इंतजार किया आपने और अब ये इंतजार समाप्त हुआ। आज का टॉपिक जो आप जानते हैं कि होने वाला है जैव प्रक्रम के नाम से। जैव प्रक्रम यानी कि हम लोग आज की कहानी में बात करेंगे किसके बारे में? लाइफ प्रोसेस के बारे में। क्या है लाइफ प्रोसेस? जीवों में होने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के बारे में चर्चा होगी शानदार तरीके से। दोनों बातों को लेकर के चलेंगे, यानी पौधों की भी बातें करेंगे, जंतुओं की भी बातें करेंगे और दोनों का तालमेल बिठा करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक दोनों में पढ़ना होता है और आपकी किताब में दोनों को लेकर के बात की गई है। हम भी सारी बातें करेंगे बिना एक भी पॉइंट छोड़े। ये टॉपिक आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और अगर आपने परीक्षा दिया है, जो अभी छमाही हुआ, टर्मिनल एग्जाम हुआ, जो भी हुआ, जो आपने परीक्षा दिया अभी, उस परीक्षा में आपने देखा होगा कि दैट चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स के लिए, ये चैप्टर आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। चाहे वो ऑप्शनल क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका शॉर्ट आंसर हो, चाहे आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न हो, हर तरह के प्रश्नों का यहां से आना अनिवार्य है। यानी बिना यहां से प्रश्न बनाए एग्जामिनर पेपर सेट कर ही नहीं सकता। तो आइए शानदार तरीके से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं मनीष शुक्ला, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जोरदार तरीके से थम्स अप लगाएंगे अगर मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही होगी तो। एक बात मैं कहूंगा आपसे कि देखिए, आपके पास सिर्फ 3 महीना बचे हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप बात नहीं करते अब क्लास में। मैं उनसे यही कहूंगा, अपनी बात पहुंचा रहा हूं उन तक, बुरा मत मानना बच्चा, ये सिर्फ 3 महीना है और इसी 3 महीना में हमको खेल खेलना है और वो खेल ऐसा होगा जो खुद बात करेगा। किससे? अपने रिवॉर्ड से, अपना जो ट्रॉफी जीतेगा उस ट्रॉफी से। वो ट्रॉफी क्या है? वो ट्रॉफी आपकी मार्कशीट होगी, वो ट्रॉफी आपका नंबर होगा जो बोलेगा, चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि हाँ मैंने कर दिखाया, मुझ में था दम तब मैंने किया है। ये बात आपका रिजल्ट चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। फिर हमसे आप बात नहीं करेंगे, फिर आपका रिजल्ट ही आपसे बात करेगा। तो सिर्फ 3 महीना दे दो बेटा, और ये जो भी टॉपिक चल रहे हैं इसका रिवीजन और प्रैक्टिस जो तब तैयार हो जाएगी तो आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आंसर क्लिक होगा, 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे शानदार तरीके से। मैं मनीष शुक्ला, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या है आज की कहानी, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बात करने चल रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, और अगर आपसे पूछ ले क्या है जैव प्रक्रम, तो आप बताएंगे क्या? कि वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम माने प्रोसेस, प्रोसेस वो प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती हैं। एक क्वेश्चन उठ गया, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? तो बेटा जी, इंग्लिश में अगर इसका शब्द बोलूं तो मेंटेनेंस। एक शब्द है मेंटेनेंस। आदमी क्या कहता है? फलानी बात को मैंने मेंटेन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या है? कि जो भी गड़बड़ी हो रहा है उसको सुचारू रूप से मेंटेन करना। अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो भविष्य में गड़बड़ी ना हो, इसलिए भी उसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। आगे क्या है कि जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, वहन जिसको आप लोग परिवहन और परिसंचरण के नाम से जानते हैं, परिवहन व परिसंचरण के नाम से जानते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की भी चर्चा होगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन की बात होगी। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग की बात होगी।
ब्रीदिंग की बात होगी, इन बातों को हम लोग करेंगे। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की बात होगी। बोलो राजी खुशी। एक बात कहूँगा, क्लास को अब भी अपने सारे फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे हर बच्चे तक ये इम्पॉर्टेंट क्लास पहुँच जाए, उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो और हमें भी खुशी मिले कि हाँ इतने बच्चों ने देखे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करिएगा, क्योंकि आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है और लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास चलने वाली है। 1.25 घंटे तो कम तो होगा नहीं, कंफर्म बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? पोषण से। क्या है पोषण की कहानी, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा पोषण की कहानी। पोषण का मतलब क्या है? पोषण का मतलब यही है भोजन ग्रहण करना, सीधी सीधी बात। मतलब ज्यादा नहीं सुनना है, सिर्फ आपको देखना है। क्या? पोषण का मतलब है भोजन ग्रहण करना। दूसरी बात क्या है कि पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पक्की बात है। अब क्या लिखा है? पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। यानी खाना खाने के तरीके के आधार पर जीव 2 तरह के होते हैं। पहला, स्वपोषी जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किससे बनाएंगे भैया? सरल अकार्बनिक पदार्थों से। किससे? सरल अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं अगर कोई जीव, तो वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी जीव कहलाएंगे। और उनमें होने वाली पोषण की यह क्रिया स्वपोषी पोषण कहलाएगी। दूसरा है विषम पोषण। विषम पोषण मतलब इनको परपोषी जीव भी कहते हैं या परपोषण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर होते हैं? पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? विषमपोषी जीव कहलाते हैं या परपोषी जीव कहलाते हैं। और पोषण की यह प्रक्रिया विषमपोषी पोषण कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक। दोनों भाषाएं लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे स्वपोषी के बारे में कुछ कहानी लिखी हुई है, जरा ध्यान से देखिएगा। स्वपोषी पोषण कब होता है? हरे पौधे और कुछ जीवाणुओं में। याद रखिएगा दोनों का नाम, हरे पौधे और कुछ जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है। जीवाणुओं में और हरे पौधों में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है। अब अगली कहानी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो क्या है भैया? वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहानी है? प्रकाश संश्लेषण की, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बात बोलूंगा, जिन बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई है या जो अभी कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कॉपी जरूर लिखिए। कॉपी लिखने से आपका लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। और दूसरा चीज़, जो चीज़ आप लिख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमें वीडियो में देख भी रहे हैं, तो आपकी ज़्यादातर ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं और वो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? बताया गया कि हरे पौधे, कुछ बैक्टीरिया भी, मुख्य रूप से हरे पौधे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड मृदा से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पॉल्डहरिम यानी कि क्लोरोफिल की मदद से अपने भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एकदम सेम डेफिनेशन, धीरे बैक जा करके वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, बहुत ही शानदार डेफिनेशन है। ठीक है, अब क्या बात है, ये आपको याद करना है। एकदम इक्वेशन रट डालिए। जब आप केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़े थे
वहां पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने होमवर्क दिया था। सेम यही रिएक्शन आपको प्रकाश संश्लेषण में पूछी गई है और यही रिएक्शन आधी अधूरी दे देगा परीक्षा में आपको और कहेगा पूरा करिए इसको, बैलेंस करिए इसको, तो रट मारिए इस रिएक्शन को। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जाते हैं? 6 अणु। जल के कितने अणु लिए जाते हैं? 12 अणु। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन कैसा उत्पाद माना जाता है? सह उत्पाद माना जाता है इस अभिक्रिया का, सह उत्पाद। इंग्लिश वाले इसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। और क्या निकलती है? वाटर, यानी कि जल बनता है। याद रहेगा, याद रहेगा। 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ। कहानी सिर्फ कहाँ चेंज होनी है? वाटर में 12 है। याद कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? तो जो पहले लिखा है वही चाहिए। क्या चाहिए भैया, जरा देख के बताएंगे। तो भैया यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। यही 4 चीज़ें चाहिए इसमें। देखते हैं, लिखा है यहाँ पे सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। ध्यान से देखिएगा, जो बता दिया बस उतना ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। क्या लिखा है? सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। इतनी बात तैयार हो गई, इतनी बात तैयार हो गई। ओके, नोट करते चलेंगे कॉपी में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही है तो। इस क्रिया के दौरान क्या मिला, क्या बना, कैसे बना, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे प्लीज। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और जल के अणु का क्या होता है? अपघटन होता है, जिससे क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। एक बात बताऊं, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात इसने क्या लिखी, एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैं कर देता हूं आपके सामने। यहीं पर सबसे पहली बात क्या होती है? तो बताया गया इसमें कि जो सबसे पहली कहानी होगी, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, अवशोषण हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, क्लोरोफिल या पर्णहरिम, क्लोरोफिल अणु का सक्रिय होना, सक्रिय होना। तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, क्लोरोफिल अणु का सक्रिय होना। अगली बात आती है जल का प्रकाशीय अपघटन, जल का प्रकाशीय अपघटन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणु का क्या होगा? अपघटन होगा। जल के अणु का क्या होगा? अपघटन होगा। और चौथी बात क्या होगी? चौथी बात क्या होगी? जब जल के अणु का अपघटन होगा तो क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। और कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन गैस बनेगी। करके दिखा दूं? लीजिए, करके दिखा दिया। ये हाइड्रोजन है और ये वाटर है। ये H2O वाटर है, जल है, और जिसका जब जलीय अपघटन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। जरा इसको बैलेंस करने का प्रयास करिए तो क्या मिलेगा? यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 गुना कर दीजिए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन देखिए, 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है। कै गो? 4 गो। हेजा क गो? 2 गो। यानी इस करा में 2 से गुणा कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा। क्या खेल समझ में आया? यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला सर आपने? तो भैया एक ऑक्सीजन अणु बनाने के लिए
एक ऑक्सीजन अणु बनाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है, तो तुम हमको जरा बताओ कि 6 ऑक्सीजन निकलती है तो कै गो वाटर मॉलिक्यूल, प्रत्येक के लिए 2-2, तो 6 के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होगी। कितने जल के अणु? 12 जल के अणुओं की जरूरत पड़ेगी। पक्की बात है, नोट करिए जल्दी से। डन डन। चलिए, अब ये जितना स्टेप मैंने अभी बताया आपको, पक्की बात के साथ सुनिएगा, जितना स्टेप बताया मैंने आपको, ये सारे के सारे स्टेप कहाँ होते हैं? ये सारे के सारे स्टेप कहाँ होते हैं? जब प्रकाश की उपस्थिति हो, यानी प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि एक बात बता दें, सबको याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूरी होती है ना, वो 2 चरण में होती है। एक को बोलते हैं प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण और एक को बोलते हैं अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। 2 चरणों में पूर्ण होती है यह अभिक्रिया, है ना, 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है? सबसे पहले प्रकाश का अवशोषण होता है, दूसरा क्लोरोफिल अणु का सक्रिय होना होता है, तीसरा जल के अणु का अपघटन होगा, प्रकाशीय अपघटन, और चौथा पॉइंट एक और ऐड करेंगे, क्या? NADPH2+ ATP का निर्माण। इनका निर्माण होता है और इनके बनने की जो क्रिया है, इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको लिखेंगे फोटोफॉस्फोरिलीकरण, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस इसकी चौथी प्रोसेस है, यानी 4 बातें आपको लिखनी है प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण में। खत्म, प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण खत्म। एक बात और बता दूं, ये होती कहां पर है? प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण, सब एक एक बात नोट करना, बता दे रहे हैं। प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण कहां होती है? तो भैया ये ग्रेनम, थैलाक्वाइड में होती है, थैलाक्वाइड में होती है, या इसी को लिख सकते हैं क्या? ग्रेनम में होती है, ग्रेनम में होती है। ठीक है, आपने संरचना देखी होगी, आपने संरचना देखी होगी। ये एक हरित लवक की संरचना है और हरित लवक में इस प्रकार से सिक्के की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन सिक्के जैसी संरचनाओं को क्या बोला जाता है? ग्रेनम बोला जाता है। मैंने 3 ग्रेनम बनाया और एक इसमें का जो सिक्का है उसको थैलाक्वाइड बोलते हैं। और इसी थैलाक्वाइड की झिल्ली के अंदर किसका, कौन सी रिएक्शन चलती है? प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है। पक्की बात? पक्की बात है, ओके, इतनी बात नोट हो गई। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। अगली बात आती है अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की। जिसको बढ़िया नंबर पाना है उसको इतना लिखना पड़ेगा। सर शॉर्टकट में क्या? नहीं बाबू, इसको बढ़िया से, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ विस्तृत उत्तरी प्रश्न में, दीर्घ उत्तरी में। अगला आता है अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण, इसमें केवल 2 घटनाएं होती हैं, केवल और केवल 2 घटनाएं होती है। पहली घटना क्या? तो पहली घटना होती है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा होता है क्या? अच्छा, इससे क्या बनेगा? अपचयन होता है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज बनता है। दूसरा स्टेप इसमें क्या आता है? RUBP का पुनर्जन्म, रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP क्या है? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये एक प्रकार का कंपाउंड है
और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो ग्लूकोज बनता है, और फिर जब रिएक्शन पूरी हो जाती है तो फिर से RuBP का दोबारा निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण भी खत्म हो गई। अब अगर एक बात और जान ले इसको कि इसके ये कहाँ पर चलती है, तो अभी मैंने बनाया था इस प्रकार से सिक्के जैसी संरचनाएं बनाया था। यहाँ पे इन सिक्कों जैसी संरचनाओं के अलावा यहाँ पे एक तरल पदार्थ पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो इसी स्ट्रोमा के भाग में अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। बोलो राजी खुशी। पक्की बात है? आगे बढ़ें? ओके, आ जाइए। चलिए, अब बात आती है रंध्र के बारे में। रंध्र क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसकी कहानी ये देखिए। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं ये कहूं तुम सा कोई कायनात में न होगा कोई, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा यानी कि रंध्र, पहली बात बता दूं कहाँ पाया जाता है। देखिए, जैसे ये कोई पत्ती है मान लीजिए, है ना, ये मान लीजिए कि कोई लीफ है, कोई पत्ती है, तो इस पत्ती के ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर, दोनों सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र क्या है? छोटे छोटे पोर हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं जो कि पत्ती पर पाए जाते हैं। ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो सर निचली सतह पे। क्यों? ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन न हो पाए, बुद्धिमान होता है पौधा, तो निचली सतह पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख काम क्या है? ये देखिए, रंध्र एक ठो बना हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार से रंध्र होता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या बताया है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इसी रंध्र के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प माने जल वाष्प, वाष्प माने भाप, यानी कि जल के अणु भाप के रूप में उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं, और इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। ये इसका चित्र है, बना देंगे, नंबर पूरा हो जाएगा। और आगे क्या बात कर रहा है? विषम पोषी पोषण की अब कहानी आ गई। विषम पोषी पोषण की कहानी आ गई। क्या है विषम पोषी पोषण? तो भैया ये 3 तरीके का होता है। 3 तरीके का होता है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? प्राणी संभोजी, मृतजीवी और परजीवी। सीधी सीधी बात है, प्राणी संभोजी कौन? प्राणी संभोजी कौन? जो भोजन को पहले खाएगा, फिर उसको पचाएगा, फिर उसको पचाने के बाद उसका अवशोषण करेगा, अवशोषण करेगा, ठीक, और फिर उसको जो वेस्ट है वो उसका उत्सर्जन करेगा। अगर ये सब प्रोसेस हो रहा है तो प्राणी संभोजी है। ठीक है, मनुष्य इसका एग्जाम्पल है। मृतजीवी, मृतजीवी कौन होते हैं? जो सड़ी गली, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर, कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के ऊपर अगर ग्रो करा, जैसे आपने देखा होगा भूसा, उसमें नमी लग जाती है पानी वानी से, तो वहाँ पे मशरूम टाइप का निकलता है, जिसको गोबर छत्ता भी बोलता है, तुम लोग कुकुरमुत्ता भी बोलता है। लकड़ी सड़ रही हो तो देखेंगे नीचे से उसमें से निकल आता है। तो इस प्रकार से मतलब लकड़ी पहले कभी जीवित थी, अब मर गई है। भूसा कभी पौधे के रूप में जीवित था, अब मर गया है। तो ऐसे मरी हुई चीज़ें जो सड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, उनके ऊपर जो उगे, अपने जीवन पूरा करे, उन्हीं से भोजन प्राप्त करे, तो वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आते हैं क्या? कवक और फफूंद। दोनों कहीं ना कहीं एक ही है। आप कवक लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगली बात करें,
परजीवी। परजीवी का मतलब दूसरे जीव पर, यानी किसी दूसरे जीवित जीव के ऊपर, जीवित जीव के ऊपर अगर कोई अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम लोगों के सर में जूई पड़ती है, जूई देखा है आपने? तो जूई क्या करती है, हमारे जो ये स्कैल्प है, स्कैल्प से रक्त चूसती रहती है। ये क्या है? परजीवी है। परजीवी का मतलब ऐसी कोई चीज जो जहां रह के भोजन प्राप्त करेगी उसको नुकसान भी पहुंचाएगी, उससे खुद फायदा लेती रहेगी, है ना, लेकिन उसको क्या पहुंचाएगी? नुकसान पहुंचाएगी। मैं उन बच्चों को भी परजीवी मानता हूं जो माँ बाप से पैसा लेके पढ़ाई के नाम पे उसको कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, किसी दूसरे पे खर्च करते हैं। वो भी परजीवी के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमरबेल का। अमरबेल पौधों का एक परजीवी है, पौधों पर ही परजीवी, पौधा ही है लेकिन पौधे पर पौधा ही परजीवी है। ठीक, जूं है, फीता कृमि है, फीता कृमि हमारे लीवर में, लीवर में हमारे परजीवी है। बढ़ेंगे आगे की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमीबा में पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिगर के साथ याद रखिएगा इसको। कभी कभी केवल फिगर बनाने के लिए आता है और कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, देखिए ये पहली बात, किससे पोषण लेता है? तो कूटपाद की सहायता से। किसकी सहायता से? कूटपाद की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कूटपाद क्या है? कूट माने होता है असत्य, फाल्स, अपाद माने पैर, परमानेंट पैर नहीं है, असत्य पैर है, फाल्स फीट है, और उसके द्वारा ये मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, ये देखिए कभी इधर गया कभी उधर गया। और मान लीजिए यहाँ पर इसको भोजन करना है, इससे भोजन लेना है इसको, तो क्या करेगा? इसके चारों तरफ इस प्रकार से ये अपने आप को फैलाएगा, कूटपादों के द्वारा इसको चारों तरफ से घेर लेगा, और घेरने के बाद इसको बॉडी के अंदर ले लेगा। इस प्रकार से पाचन की क्रिया, पोषण की क्रिया होती है। तो क्या करेगा? अमीबा है, भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। पादाब माने वही कूटपाद। अब इसको ले लेने के बाद इसको खाद्य रिक्तिका के अंदर बंद कर देता है। ये खाद्य रिक्तिका है इसकी, इसके अंदर बंद कर लेता है। खाद्य रिक्तिका में ढेर सारे पाचक एंजाइम होते हैं, वो उस भोजन को क्या करते हैं? पचाने का काम करते हैं। ठीक है, बचा हुआ अपचा कोशिका की सतह की ओर गति करता है, जो पचा नहीं है वो आग इधर की ओर जाने लगेगा, यानी जो वेस्ट है, और धीरे से उसकी बॉडी से वहां से बाहर हो जाएगा, तो उत्सर्जन भी हो गया। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया कंप्लीट होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पक्की बात है? पक्की बात है, सब राजी खुशी चल रहा है? एक बार जोरदार तरीके से लाइक बनाएंगे और शेयर करेंगे। स्ट्रेंथ बहुत कम दिख रही है, स्ट्रेंथ बहुत कम है, एक बार जोरदार तरीके से शेयर करिए और आगे बढ़ेंगे। पक्का? चलिए अगला क्या कहता है? मनुष्य में पोषण, जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या बातें हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। मनुष्य में पाचन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या जरूरी है? तो सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसको भोजन को अंदर लिया जाता है, फिर उसका क्या होता है? पाचन होता है, फिर उसका क्या होता है? अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है, और फिर बहिक्षेपण होता है। बहिक्षेपण का मतलब उत्सर्जन की क्रिया से आप समझ सकते हैं, है ना? इसको शरीर से बाहर निकालना किस रूप में? ठोस के रूप में। आप लोगों ने फीकल मैटर सुना होगा, फीकल मैटर को डिस्चार्ज किया था, मल को निकालना ये आखिरी क्रिया है। पक्की बात है? अब पाचन की क्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है? तो मुंह से। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आप सीधा सीधा क्या बताएंगे? मुख गुहा से या मुंह से। ठीक है, मुख गुहा में क्या क्या है? दांत है, जिह्वा है और लार ग्रंथियां।
दूसरा क्वेश्चन सुनिए, मानव में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी। कितनी संख्या है? 3 जोड़ी, याद रखिएगा 3 जोड़ी। ठीक है, लार ग्रंथियां ये लिखा हुआ है, लार ग्रंथियों से निकलने वाले रस को लार रस कहते हैं या लार कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, और स्टार्च, लार, एमाइलेज, एंजाइम, माल्टोज, शर्करा। यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो स्टार्च, लार्ज, एमाइलेज। एमाइलेज कई जगह निकलता है, अमाशय में निकलता है, उसको गैस्ट्रिक एमाइलेज कहते हैं। छोटी आंत के पास भी निकलता है पैंक्रियाज से, उसको क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। और जो लार से निकलता है उसे लार एमाइलेज कह दिया। ठीक है, और क्या है? माल्टोज नाम की शर्करा इसमें पाई जाती है। अब होगा क्या? कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है ये काम इसका? कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। कौन परिवर्तित करता है? यही जो एमाइलेज आप नाम पढ़ रहे हैं, यही एमाइलेज जो कि कहाँ पाया गया? मुख गुहा में। मुख गुहा में कहाँ पाया गया? लार में पाया गया। तो लार में पाया जाने वाला एमाइलेज नाम का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। किसमें? माल्टोज। एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार की शुगर है जो बहुत छोटी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु को माल्टोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भोजन इसके बाद कहाँ चला आता है? ग्रास नली में आ जाता है, और ग्रास नली में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। ग्रास नली का साइज कितना होता है? लगभग 21 सेंटीमीटर का। ये लगभग साइज कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर का साइज होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। तीसरा क्वेश्चन नोट करो कि ग्रास नली में किसी प्रकार का कोई पाचक रस नहीं पाया जाता। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की मूवमेंट होती है, एक गति होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से भोजन कहाँ पहुँचाया जाता है? तो बताया गया यहाँ से अमाशय में पहुँच जाएगा। ये फिगर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फिगर आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बनाने के लिए आएगा आपसे, है ना। तो आपको ऐसा एकदम डिट्टो नहीं बनाना है, लेकिन लगभग इतना बनाइएगा कि सारी बातें आपके सामने आ जाएं। अगला आर्गन आता है क्या? अमाशय। अमाशय किस आकार का होता है? जे आकार का होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अगर इसके एंजाइम की बात करें, अमाशय में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर नाम लिख लीजिए उसका। पेप्सिन, पेप्सिन। अगला नाम आता है रेनिन, फिर एमाइलेज। सर यहाँ भी एमाइलेज, अभी तो बताया, इसको गैस्ट्रिक एमाइलेज कहते हैं, एमाइलेज। और कौन सा है भैया? थोड़ी मात्रा में लाइपेज। और एक बहुत विशेष चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है क्या? HCl। इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं कहाँ पे? अमाशय के अंदर। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। रेनिन किसका पाचन करती है? दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है कौन सी प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम केसिन प्रोटीन। उसका पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जो रेनिन एंजाइम होता है ना, वो 5 साल तक, लगभग 4 साल 5 साल तक सक्रिय रहता है हमारे शरीर में। इसके बाद क्या हो जाता है? वो काम करना बंद कर देता है। तो इसका पाचन कौन करेगा? तो एक प्रकार की प्रोटीन है, इसलिए इसका पाचन अब कौन करता है? पेप्सिन करता है। अगला एमाइलेज किसका पाचन करेगा भैया? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। जिस कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि मुख गुहा में केवल 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, 30% का, बाकी सब अमाशय में। लाइपेज क्या काम करता है? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? वसा का। अब कहानी आ जाती है HCl की। HCl क्या करता है? तो पेप्सिन और रेनिन अक्रिय या निष्क्रिय रूप से स्रावित होते हैं। किसके द्वारा स्रावित होते हैं?
ये सारे एंजाइम किसके द्वारा निकलते हैं? तो जठर ग्रंथियों से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? जठर ग्रंथि से। इन सब को मिला करके क्या बोला जाता है? जठर रस कहा जाता है। क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। और जठर रस में पूछा जाए क्या क्या होता है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज, और आपकी किताब में एक और नाम लिखा है म्यूकस का। रेनिन आपकी बुक में नहीं दिया। म्यूकस का। म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है। किस प्रकार से होता है? लार को बहुत गाढ़ा कर दीजिए और जेली की तरह दिखाई पड़े, इतना गाढ़ा, बस वही थीम लगा लीजिए आप। या जैसे एक और एग्जांपल दूं, आपने जेल पेन देखी है? जेल पेन, तो जेल पेन में निडल के एकदम पीछे तनकी से पानी की तरह कुछ होता है, जेल है ना, उस तरह का कुछ म्यूकस होता है। ठीक है। और अमाशय की पूरी दीवार पे इसकी पुताई हुई रहती है, जिससे बनने वाला जो HCl है उसका असर उतना नहीं पड़ता अमाशय की दीवार पे। नहीं तो ये HCl इतना खतरनाक है ना बाबू, कि अगर मान ला कि एक बूंद यहाँ से गिरल, अगर यहाँ पर एक बूंद गिराएं तो वो छेद करके नीचे निकल जाएगी। बहुत तगड़ा, एकदम परबल अम्ल के रूप में, समझ रहे? 0 से 1 pH वैल्यू पे रहता है। हाँ, कोई ज़्यादा पानी पी लेता है तो थोड़ा सा तनु बिलियन उसका बन जाता है। ठीक है। अच्छा, तो बता रहा था मैं कि पेप्सिन और रेनिन निष्क्रिय रूप में निकलती है। पेप्सिन का जब निकलती है तो उसका नाम होता है प्रोपेप्सिन के रूप में। किस नाम से निकलती है? प्रोपेप्सिन। और रेनिन किस नाम से निकलता है? प्रोरेनिन के रूप में। तो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। तब जाकर के पेप्सिन के रूप में प्रोपेप्सिन कन्वर्ट होता है और रेनिन किस में बदलता है? प्रोरेनिन किस में बदलता है? रेनिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। माने क्या कि प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बनाया किसने? HCl ने। प्रोरेनिन को रेनिन में बदला किसने? HCl ने। तो इसलिए इसका एक काम क्या हो गया कि निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है। पहला काम किसका? HCl का। दूसरा काम नोट करिएगा कि HCl भोज्य पदार्थ को सड़ने से बचाता है। तीसरा काम, भोज्य पदार्थ में आए हुए जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, ये सारा काम हो गया किसका? HCl का। बढ़ेंगे आगे की ओर और आगे आ जाती है क्षुद्रांत, या इसी को छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करेंगे छोटी आंत के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है और जिसका नाम होता है क्या? अग्नाशय। इस ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय। चर्चा करेंगे, वेट करिएगा। ये देखिए यहाँ पे और भी बातें लिखी हैं। अमाशय, अमाशय जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे क्या निकलता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। श्लेष्मा माने म्यूकस। म्यूकस, सिर्फ यहाँ 3 नाम दिए हैं। पेप्सिन क्या? एक पाचक एंजाइम है जो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। अमाशय की आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है कौन? म्यूकस। सारी कहानी समझा दिया। आगे है क्षुद्रांत, छोटी आंत। इससे निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? आंतरीय रस कहते हैं, है ना। इससे निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? आंतरीय रस कहते हैं। और आंतरीय रस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को पचाया जाता है, यहाँ पे वसा को पचाया जाता है, प्रोटीन को पचाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पचेगा तो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। वसा पच जाती है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाती है। क्या बनाती है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। और प्रोटीन फाइनली पचने के बाद क्या बनाता है? अमीनो अम्ल। एक क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ से। क्या क्वेश्चन है कि जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होगा तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। जब वसा का पूर्ण पाचन होता है तो क्या बनता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। जब प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनते हैं। ये क्वेश्चन रहा। ठीक है,
यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। अब यकृत से क्या बनता है? यकृत में बनता है पित्त रस, और पित्त एक प्रकार का लवण है, और ये क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है या इमल्सीकरण करता है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है यकृत के कार्य बताइए, तो यकृत के 2 कार्य आप बताएंगे। कितने कार्य? 2 कार्य। पहला, आमाशय से आने वाले भोज्य पदार्थ को, आमाशय से आने वाले भोज्य पदार्थ को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। आमाशय से आने वाले भोज्य पदार्थ को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। और दूसरा काम क्या है इसका? वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण करता है। पूछा गया क्वेश्चन है वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कहाँ पे होता है? तो वो होता है कहाँ? यकृत के द्वारा स्रावित पित्त रस से होता है। ठीक है। अब अग्नाशय से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? अग्नाशयी रस कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एमाइलेज, सर यहाँ भी मैंने 3 जगह एमाइलेज बताया। बक्कल कैविटी में लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, अमाशय में जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, और अग्नाशय ग्रंथि से यहाँ पे स्रावित हो रहा है 3 जगह। अगला नाम है ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज 2 बार आ चुका, अमाशय में भी आया था और यहाँ भी आ रहा है। ये किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन नाम में ही प आ रहा है ना, प से प्रोटीन है ना, तो इसमें किसका? प्रोटीन का पाचन करेगा। और एमाइलेज किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ठीक है, ये रही इसकी कहानी। क्या लिखा है पढ़ते चले। लिखा है प्रोटीन ट्रिप्सिन को पेप्टोन्स में बदलता है, वसा लाइपेज के द्वारा वसा अम्ल में बदलती है, और स्टार्च एमाइलेज के द्वारा ग्लूकोज में बदलता है। एक शब्द यहाँ लिखा है विलाई। विलाई क्या है? तो बताऊं, छोटी आंत का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं इलियम। छोटी आंत का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं इलियम, और वहां पे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिनमें लगातार गति होती रहती है। बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लगातार मूवमेंट होता रहता है। इन्हीं बाल जैसी संरचनाओं को क्या कहा गया? विलाई कहा गया। और विलाई क्या करती है? भोज्य पदार्थ, पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण करती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि पचा हुआ भोज्य पदार्थ का अवशोषण कौन करता है? विलाई करता है। विलाई कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत के इलियम के भाग में पाई जाती है। ठीक है। अवशोषण को सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विलाई रहेंगे, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ज़्यादा अवशोषण होगा। ठीक है। बड़ी आंत, बृहदांत्र। जल का अवशोषण पूछा जाए कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। वज्र पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। वज्र पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। पक्की बात है? ओके, बढ़ेंगे आगे की ओर। अब बात आ जाती है श्वसन के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। श्वसन की कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये जानिए श्वसन है क्या। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। कुल मिला के बात को समझो ना यार, जो ग्लूकोज अभी बना था भोजन करने के दौरान, जो ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज को पहुंचाया जाएगा अवशोषण करके विभिन्न कोशिकाओं तक। कहाँ पहुंचाया जाएगा? कोशिकाओं तक। और वहाँ कोशिकाओं के पास श्वसन की क्रिया के द्वारा एक और चीज़ पहुंचती है जिसका नाम है क्या? ऑक्सीजन। तो कोशिका में 2 चीज़ें पहुंची, ग्लूकोज पहुंचा और ऑक्सीजन पहुंचा। जहाँ पे इस ग्लूकोज का क्या किया जाता है? दहन होता है। क्या होता है? दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इस ऑक्सीकरण से क्या चीज़ बनती है? इस ऑक्सीकरण से क्या चीज़ बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और लार्ज अमाउंट में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। कितनी ऊर्जा अगर कोई पूछ ले तो सर अगर नॉर्मल श्वसन की क्रिया हो रही है तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। बोलो राजी खुशी। पक्की बात है? पक्की बात है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, क्या ही बताऊं आपको। श्वसन प्रक्रम में हम लोग देखने क्या वाले हैं, पहले इसकी भी चर्चा हो जाए। अब श्वसन में क्या बातें आपको मैंने कहा, ये चार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। इसमें हम लोगों को असली जो बात करनी है वो किस बारे में करनी है, कि श्वसन के कौन कौन से चरण हैं। तो देख लो, एक बार मैं सिखा दे रहा हूं, दोबारा मत पूछना। श्वसन में क्या क्या बात है, तो सबसे पहली बात कि श्वसन की क्रिया कहां पर होती है, तो बताया जाएगा यह कोशाद्रव में होती है। कहां होती है भैया, श्वसन की क्रिया कहां होती है, ये बात बता सकते हो तो बता देना उनको कि कोशाद्रव के अंदर होती है। इंग्लिश में इसी को साइटोसॉल भी कहते हैं। साइटोसॉल के अंदर होती है। साइटोसॉल में कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसका एक स्टेप का स्पेशल नाम आता है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस नाम है। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां पर शुरू होती है, कहां होती है, तो ये बताया गया साइटोसॉल के अंदर होती है। अब साइटोसॉल के अंदर क्यों होती है, क्योंकि जितने भी आवश्यक एंजाइम हैं, कोशाद्रव्य में पूछा जाए कि क्यों होता है ग्लाइकोलिसिस, तो कोश साइटोसॉल में क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लिए जो भी जरूरी एंजाइम होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है, कोशाद्रव्य में पाया जाता है। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है कोशाद्रव में कंप्लीट होती है। दूसरा इसके बाद स्टेप आता है क्या, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र भी कहते हैं इसको। और क्रेब्स चक्र में क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में होगा क्या कि ग्लूकोज अणु, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में बदलता है पायरुविक अम्ल और ऊर्जा के रूप में। किसमें बदलता है, पायरुविक अम्ल और ऊर्जा के रूप में। वहां से ये पायरुविक अम्ल कहां जाता है, क्रेब्स चक्र में जाता है। पूछा जाए क्रेब्स चक्र कहां पे चलती है, तो बताया गया भैया ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और उसी मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। और इसी क्रेब्स चक्र के दौरान पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में ऊर्जा का निर्माण भी होता है। ये रही इसकी एक बात। अब आपको एक और चीज बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस तो हो जाती है, पायरुविक अम्ल भी बन जाता है, लेकिन पायरुविक अम्ल अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे अगर ऑक्सीजन भरपूर मिल रही है तो ये बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। लेकिन अगर भरपूर नहीं मिल रही है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, लेकिन अगर उसका अभाव है यानी कि कम मात्रा में है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, हमारी मांसपेशियों में बनता है। कब बनता है, जब हम एक्सेस एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब, यानी वर्कलोड जब बढ़ जाता है तब लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में बनता है। और इसी वजह से हमारे मसल्स में ऐंठन होती है, दर्द होता है। ठीक है, और ये तो अभाव में था ना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाए तब, तो भैया अनुपस्थित हो जाएगी तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा बनेगी। इस क्रिया को क्या बोला जाता है, किण्वन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किण्वन की क्रिया बोली जाती है। इस प्रकार से श्वसन की कहानी क्या हुई, समाप्त हुई। ये आपके सामने लिखा है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, यानी ये श्वसन के प्रकार हैं। श्वसन दो प्रकार का, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे वायवीय श्वसन कहेंगे, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसे अवायवीय। लिखा है ऑक्सीजन अनुपस्थित है
यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो या अभाव हो तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी? 2 एटीपी। लेकिन अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, और ये कितनी होती है भैया? 38 एटीपी। कितनी? 38 एटीपी। समझ गया? 38 एटीपी है ना। पक्का? पक्का? दे दो दे दो दे दो, थोड़ा तो दे दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। यह कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह केवल कोशा द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? कोशा द्रव्य में होती है। तो ये रही इसकी कहानी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। कभी इथेनॉल बनेगा, कभी लैक्टिक एसिड बनेगी। वो डिपेंड करता है कि अभाव है कि नहीं है। अगर अनुपस्थित है तो इथेनॉल, अभाव है तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पे? मांसपेशियों में। और मांसपेशियों में अकड़न क्यों होती है? लैक्टिक एसिड के निर्माण की वजह से होती है। जरा ध्यान से, जरा ध्यान से, राजी खुशी बोलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। पक्की बात है। अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आ रहा है। किस रूप में भैया? मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र की कहानी। वेट, देखो 200 रुपये कटा है। फेल हो गया। फेल है ना? अकाउंट में है भी। ठीक है ठीक है। यार रुक जाओ। 200 फेल 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 फेल। अकाउंट में बचा कितना? गरीबी रेखा से भी नीचे चले गए क्या? यहाँ 2000 सुबह भेजे हैं। तो कितना बचा है? वही तो चेक करिए, कुछ काम नहीं हुआ। योर बैंक इज अनेबल टू गेट योर अकाउंट। अरे सर्वर नहीं चल रहा बैंक का। ओके, यहाँ से चेक होगा। तो दीपक को बुलाए, क्या हो गया? हाँ चल गई इसकी। अरे ये वो इसकी हिस्ट्री चेक भैया करो। इसका इसकी वो हिस्ट्री क्लियर चेक करो। करिए। हाँ, इसकी जो आप लिखे हैं उसको हिस्ट्री क्लियर चेक करो। करिए। अरे क्लियर नहीं करना है, वो प्रिंट इसकी देखना हिस्ट्री है। चेक करो, एक मिनट, एक प्रिंट मिनट। देखना है। मैं दीपक को बुलाऊंगा, बुला के। हाँ दीपक सर, दीपक सर, एक मिनट देख लीजिए ये क्या हो गया। तो कैमरा फट गया। ये कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, क्या हो गया? क्या बताइए ये भैया, रीज़न बताइए। ये पता नहीं क्या हो गया अचानक से। रिकॉर्डिंग अब खत्म हो गई। नहीं, ये भी चल रही थी, बीच में ही काला हो गया। एक मिनट रुक जा, ये मीटिंग भी नहीं रहा है। क्या ही करम हाँ, करें। इसको फुल कर दो। ESC हैंग कर गया सिस्टम ही हैंग कर गया है तुम्हारा। निकलो। यहाँ जिंदगी देख जो रहे हो। क्या करना है बताइए। वही बड़ा कर दो ना जैसे करना था भाई। यार महाराज क्या कोई ज्ञान क्या तुम चलेगा ना मनीष सर के साथ में? कर मनीष सर के साथ। हेलो ये बात सही है। देखिए साधन नहीं मिल रहा है। यार, अरे यहाँ से सर स्टेशन के तक का मिल रहा रिचार्ज होगा। करवाया हूँ। स्टेशन तो चली जा ही रही है उधर, रिचार्ज ये वाला किया रूट है हूँ, बंद एक सर करेंगे। के मैं करवाया हूँ। स्टेशन से फिर सर का रिचार्ज अरे किया पार हूँ, करके वो पैसा वाला कट पड़ता है गया, ना, सीधा सीधा जाएंगे ना। रिचार्ज उसके बाद करवा रहे हैं। उसके बाद भैया वो रोड तो सीधा ही है, उधर उसमें कहीं नहीं वो बंद होगा। बंद है वो। नहीं है। नहीं है। अकाउंट पे भांग लेकिन खाएगा विदाउट अच्छा। डाउनलोड किया था अच्छा लिंक से। लगा दिया, हो गया। यही वाला लिंक है। ये मिट रहा है, क्या इशू था, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा इसमें यार, पता नहीं क्या हो फीलिंग आ रहा रही है। है घूमने जाकर सस्सू नहीं करता, वो वाली फीलिंग है। सर मेरी फीलिंग खत्म हो गई यहाँ सवेरे से आके। जिंदगी अरे बर्बाद तो हो गई। क्यों आप घूम रहे? एक कोने पकड़ के सो जाओ। ठीक 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 ठीक। आप खुद ही घूम रहे, जब घूमोगे तो आदमी तो काम कराएगा ही। यही अकल इनके नहीं, ये दीपक सर मेरे से काम करवा रहे हैं बार-बार। दीपक उस टाइप के इंसान नहीं है। अरे दीपक सर ने मुझे कहा रवि का छोड़ी क्लास। अरे वो उधर चरस किए तो क्या करें?
नहीं छोड़, अरे नहीं लगा तो लेट हो जाती, कोई भी लगा दे ना, कुछ नहीं। फोन पे लेट हो जाती। तो आप तो अब स्टार्ट कर लेंगे, मैं जाऊँ गाना करके। फोन पे खोलिए। अरे मुझे पासवर्ड नहीं पता सर। मार गर्दा उड़ाती है। ये मेरे में भेजिए जरा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मेरे में भेजिए जरा, 2 स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं, उसको भेज दीजिए जरा मेरे में। पैसा कड़े पैसा कड़े। सर आप जाएंगे 7:45 पे, एग्जैक्ट निकल जाएंगे। भांग खा के 7:45 पे निकल जाएंगे। 7:50 तक तो निकल जाना है। मतलब निकल जाएंगे ना। कोई रोकने वाला नहीं है अपन को। क्या वजह सर, हम तो टाइम ही देख रहे हैं। नंबर आप अपना दीजिए, बोलिए। 97920404 9792 0409 हाँ शुभम सर। नहीं करेंगे अब, मंगे। अरे यार जल्दी करो यार, टाइम नहीं है, अभी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, मेरे पास दूसरी क्लास लगानी है 7 बजे फिर। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ। ओके ओके ओके, हाँ चलिए कोई नहीं, होता रहता है। आइए अब इसमें हमको क्या बात करनी है, कहाँ से कहाँ तक क्या है कहानी, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ब्रीदिंग सिस्टम की अगर कहानी देखें तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो नासा छिद्र से स्टार्ट होता है। नासा द्वार नकिया के छेद होला, ठीक है। उसके बाद आता है ये कहाँ पे, पीछे होकर के ग्रसनी के भाग में, ग्रथनी से होते हुए ट्रैकिया यानी कंठ के भाग में, और वहां से श्वास नली में जाता है। ये है श्वास नली। आहिस्ता आहिस्ता सांस लो, सांस आराम से ली जाती है। श्वसनी में जाता है, फिर श्वसनिकाओं में जाता है, फिर फुफ्फुस यानी फेफड़े में जाता है, और वहां से ये एल्बोलाई में चला जाता है, जिसे वायु कोश कहा जाता है या कूपिका कोश कहते हैं। जरा मैं आपको इसका चित्र दिखा दूं, ध्यान से देखिएगा। ये चित्र आपकी एनसीईआरटी से है बच्चा, बहुत ही बढ़िया चित्र है ना। क्या कहानी है, ये देखिए नासा छिद्र से प्रवेश किया, नासा छिद्र से ये आपका ग्रसनी पे आया, ग्रसनी से कंठ के भाग में आया, कंठ से ये आपकी श्वास नली है, और ये अलग अलग साइड फेफड़ों में बट गई। बटने के बाद ये उल्टे पेड़ की जैसी संरचना बना लेती है, और उल्टे पेड़ की जैसी जो संरचना बना लेती है तो जहाँ पे ये इंड होती है वहाँ पे ये ग्लोबुलर संरचनाएं पाई जाती हैं, गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं गोल संरचनाओं को, एकदम आखिरी इंड है, इन्हीं गोल संरचनाओं को कूपिका कहते हैं, वायु कोश कहते हैं, कूपिका कोश कहते हैं, या इंग्लिश वाले इसे एयर सैक के नाम से जानते हैं, एल्वेलाई भी कहते हैं। तो ये रही इसकी कहानी। ब्रीदिंग सिस्टम में ये कहानी आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है जरा आगे देख लेते हैं। अब मानव श्वसन क्रिया, इसमें 2 चीज़ें आपको जाननी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना जाने काम नहीं बनेगा। अंतः श्वसन ऑक्सीजन को अंदर लेना, और उच्च श्वसन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है। अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, छाती फैलता है, पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं जिससे छाती फैलती है, और वक्ष ऊपर की ओर गति करता है। बुझ रहा है, छाती बाहर की ओर निकल रहा है। जब हम रिलैक्स होंगे तो फिर नीचे चला जाएगा। यहाँ पे डायाफ्राम है, डोम शेप का होता है, ऐसा ऐसा। जब ये सीधा होगा ना तो छाती ऊपर की ओर जाएगा, और फिर ये रिलैक्स होगा तो छाती नीचे की ओर। जैसे है सीधा हुआ तो ऊपर गया, फिर बुझ रहे हैं, इस प्रकार से ये क्रिया होती है। अंतः श्वसन माने ऑक्सीजन का अंदर जाना, और उच्च श्वसन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। ये रही इसकी कहानी। आगे बढ़ें। ओके, अब एक क्रिया है, एक चीज समझाऊं, जरा ध्यान से समझना क्या कहानी है। जैसे मान लीजिए ये कूपिका है, ये कूपिका है। ये जो कूपिका होती है ना, इसको चारों तरफ से धमनी और शिराएं घेरी रहती हैं। मैं मान लेता हूं एक ऐसा और बना दे रहा हूं, और इसको ढेर सारी धमनी और शिराएं इस प्रकार से कवर किए रहती हैं, लेकिन मैं समझने के लिए सिर्फ एक को ले रहा हूं, एक को,
इस प्रकार से, है ना। एक तरफ से ब्लड आ रहा है इसमें और दूसरी तरफ ब्लड जा रहा है। जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ब्लड यहां से जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी और इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है। जो रुधिर आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। सांस ली मैंने तो यहां पर ऑक्सीजन आके भर गई। एक क्रिया होती है जिसका नाम है विसरण। और विसरण की क्रिया क्या कहती है कि किसी भी चीज का हायर, जो चीज ज्यादा मात्रा में है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज जहां ज्यादा मात्रा में होती है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वहां से कम की ओर वो शिफ्ट होती है। यानी कि यहां से इधर कम है, इधर 0.03% है ना, वायुमंडल से आई है ना, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इधर चली जाएगी और ऑक्सीजन इधर से इधर की ओर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम है। तो विसरण की क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। कहाँ होता है? कूपिका में या एयर सैक में होता है। पक्की बात है, पक्की बात है। अब जो यहाँ से रुधिर आगे जाएगा उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 0.03%। बढ़ेंगे आगे की ओर, एक एक कॉन्सेप्ट को देखते रहेंगे। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आ जाती है परिवहन तंत्र की, और परिवहन तंत्र में क्या क्या बातें हैं। हमें हृदय को ध्यान से पढ़ना है, रक्त नलियाँ जिसमें धमनी और शिरा पढ़ेंगे, इसी में केशिका भी पढ़ेंगे, है ना, और रक्त और लसिका पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहली कहानी, इन्होंने रक्त को उठा लिया। रक्त के दो भाग होते हैं, एक ठोस भाग होता है जिसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं, एक द्रवीय भाग होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कितना % होता है पूरे रक्त का? पूरे रक्त का 55% हिस्सा किसका है? प्लाज्मा का। जबकि 45% हिस्सा किसका होता है? रुधिर कणिकाओं का। रुधिर कणिकाएं 3 तरह की, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। ठीक है। जबकि प्लाज्मा में 55% होता है। इस 55% का 90% क्या होता है? केवल और केवल जल। और 10% में क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं, जैविक और अजैविक मिनरल और कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब लाल रक्त कणिका के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या बात है? व्यूज नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के, एक बार जोरदार तरीके से शेयर करिए। मजा आ रही है क्लास में, मजा आ रही है, लाइक करो। उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं। इसमें एक धातु पाई जाती है जिसे आयरन धातु कहते हैं। आयरन धातु डबल+ में पाई जाती है। ठीक है। और इसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में 2 बातें हैं, हिम नाम का वर्णक है और ग्लोबिन नाम की इसमें क्या है? प्रोटीन है। यानी इसमें एक प्रोटीन होती है, एक वर्णक होता है और वर्णक, और दोनों के मिलने से ही हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं। इसे आर्मी ऑफ द बॉडी बोलते हैं, आर्मी ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए, बैक्टीरिया आए या ऐसा कुछ भी, उनको मारने का काम कौन करता है? उनको मारने का काम कौन करता है? तो यही WBCs करती हैं। पक्की बात है। तो ये कहानी है इसकी। अब देखते हैं रक्त प्लेटलेट के बारे में। रक्त प्लेटलेट क्या है भैया? यह लाल रुधिर कणिकाओं में ही पाया जाता है और ये बता दूं कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है। यानी अगर ये ना रहेगा तो चोट लग गई, खून बहना शुरू हो जाएगा और वो खून का थक्का नहीं बनेगा, लगातार ब्लड बहता रहेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी आपकी मौत हो सकती है। इसलिए ये प्लेटलेट बहुत ज़रूरी है। जिसको डेंगू हुआ होगा वो प्लेटलेट का खेल समझ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अब आती है धमनी और सिरा की बातें। रक्तवाहिका जिसमें दो बातें हैं, एक धमनी दूसरा सिरा। क्या है धमनी, क्या है सिरा, आइए इसका भी खेल देख लेते हैं। तो बताया गया कि जो धमनियां होती हैं उसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, और ऑक्सीजन युक्त रुधिर का डायरेक्शन, दिशा कहां से होता है, तो हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में। दिशा याद रखिएगा, धमनी में रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में बहता है, जबकि शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। और कहां से कहां तक, तो बताया गया विभिन्न अंगों से हृदय तक, वापस हृदय में आता है। विभिन्न अंगों से स्टोर होकर कहां आएगा, कहां आएगा, तो बताया गया हृदय में आता है। पक्की बात है। फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। जबकि फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। ये अपवाद है। कहां से आती है, कहां, तो जहां फुफ्फुस लग जाए उसका संबंध किससे होगा, फेफड़े से होगा। ठीक है। धमनी की भित्ति मोटी होती है क्योंकि इसमें ब्लड बहुत फोर्स से भेजा जाता है। वाल्व नहीं पाए जाते, ब्रेकर नहीं होता। इसमें क्या होता है, ब्रेकर होता है, क्योंकि इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट, विपरीत ऊपर ब्लड को ले आना है। ये सतही होती हैं, जबकि ये क्या होती हैं, डीप सीटेड होती हैं। मतलब जो ऊपर आपको दिखाई पड़ेगी वो कौन होगी, शिरा होगी, और जो इसके अंदर है वो क्या होगी, वो धमनी होगी। पक्की बात है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, कोई नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब ये इसका चार्ट है, किस प्रकार से ब्लड आएगा, कहाँ जाएगा, रुधिर का काम कैसे हो रहा है। ये देखिए, रुधिर के 4 चेंबर यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। ये एक भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऊपर वाला ये क्या कहलाता है, दायां आलिंद, इधर बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो पूरे शरीर से रुधिर को लाया जाता है सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ से देखिएगा, कहाँ लाया गया, दायां अलिंद में। दाएं अलिंद से ये चला आता है दाएं निलय में, यहाँ से जाएगा कहाँ, फेफड़े के पास। फेफड़े से वापस आएगा यहाँ पे बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से चला जाएगा बाएं निलय में, जहाँ से इसको पुनः शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाएगा। ये एक छोटू सा चार्ट है, बहुत डिटेल में इसको समझना रहेगा आपको। ठीक है, ओके, बढ़ेंगे आगे की ओर। ये मानव हृदय की संरचना है। मानव हृदय के बारे में कुछ बातें बता दें आपको। वजन आपसे पूछा जाएगा, कितने ग्राम, तो बताया गया 250 से 300 ग्राम। महिलाओं में कितना, 250, पुरुषों में कितना, 300 ग्राम। ठीक है। रंग चटक लाल रंग का होता है, चटक लाल रंग का। आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है। किस आकार के होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है। अगली बात, कार्य, यह एक पंपिंग ऑर्गन है जो रुधिर को शरीर में पंप करता है, रुधिर पंप करता है। ये इसके बारे में जानकारी। ये डायग्राम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। आगे चलें, बहुत अच्छा। अब आगे बात आती है लसिका की। लसिका क्या है जरा देख लीजिएगा। यह सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ होता है। यह एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करती है। ये भोजन का वहन करती है, ऑक्सीजन का वहन करती है। और ये किस रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है। क्यों सफ़ेद रंग की होती है, क्योंकि इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, श्वेत रुधिर कणिका की मात्रा ज़्यादा होती है। स्पेशली कौन सी श्वेत रुधिर कणिका की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस श्वेत रुधिर कणिका का नाम है लिम्फोसाइट नाम है। क्या नाम है, लिम्फोसाइट नाम है। अब पौधों में जल परिवहन कैसे होता है, पौधों में परिवहन की क्रिया देखनी है तो ये 2 अंगों के द्वारा होती है। कितने अंगों के द्वारा होती है, 2 अंगों के द्वारा। पहला अंग बताया गया जाइलम, ये किसका परिवहन करेगा, तो जल का परिवहन करेगा। फ्लोएम किसका करेगा, फूड का, यानी कि भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा, भोज्य पदार्थ का। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा अपवर्ड होती है, यानी जमीन से तने की ओर इसका दिशा होता है।
यानी ये कैसी प्रोसेस है, एक दिशीय प्रोसेस है, एक दिशीय प्रोसेस है, एक ही दिशा में इसका चालन होता है। जबकि भोज्य पदार्थ का परिवहन ऊपर से नीचे सामान्य तौर पे होता है, लेकिन नीचे से ऊपर भी हो सकता है। जब कब, जब पौधे की पत्तियां गिर जाएं पतझड़ के मौसम में, तो आप देखते हैं सारी पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पौधे के विभिन्न भागों में जो भोज्य पदार्थ स्टोर है वो पत्तियों की ओर जाता है, और जा करके तो ऊपर से नीचे भी आया, नीचे से ऊपर भी गया। बीज में देखिएगा, बीज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जमीन में गोड़ दीजिए, बीज में है, अब नीचे से भोज्य पदार्थ ऊपर की ओर जाएगा तो पत्तियां ऊपर ग्रो करेंगी। पक्की बात है। तो ये बहुदिशात्मक है, कई दिशाओं में इसका काम चल सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इतना ही यहां पे इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, हाँ, अब बात आती है मानव में उत्सर्जन की। जरा ध्यान से सुनिएगा, जितना बता दूंगा उतना तैयार रखना बस। ये फिगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 50 बार बनाओ, 100 बार बनाओ, लेकिन बना बना के इसको तैयार कर डालो। ये हो गया, हृदय का हो गया, फेफड़े का हो गया, ये सब फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब किडनी की संख्या कितनी? एक जोड़ी, एक इधर एक इधर। आपको बता दूं, जो बाईं किडनी होती है, जो बाईं किडनी होती है थोड़ा ऊपर होती है, थोड़ा ऊपर दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, मूत्रवाहिनी एक जोड़ी, यहाँ से जो ये ट्यूब निकल रही है इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, और इसकी संख्या भी एक जोड़ी, यानी कि संख्या 2। एक मूत्राशय, ये मूत्राशय है, और यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। तो सबसे पहले तो ये जानकारी है आपके पास। उत्सर्जन क्या है? अगर कोई परिभाषा पूछ ले उत्सर्जन की तो क्या बताएंगे? शरीर से, जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। सीधी सीधी बात, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आगे की कहानी क्या है? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिगर वीवीआईपी, ये एक नेफ्रॉन का फिगर है। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की इकाई है। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की इकाई, यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की इकाई है। यानी वृक्क जो भी काम करेगा वो काम सारा कौन करती है? ये नेफ्रॉन करती है। मैंने एक नेफ्रॉन का बहुत ही सिंपल डायग्राम आप लोगों को बना के दिखाया था, अगर याद है किसी को तो। नहीं याद है तो मैं याद करा देता हूँ वापस। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो बना सकता है दी बेस्ट है, जो नहीं बना सकता वो मेरा वाला डायग्राम बना सकता है। कौन सा डायग्राम भैया? ये डायग्राम आप बना सकते हैं। यहाँ से अन्य नेफ्रॉन निकले हो सकते हैं, है ना? मैंने एक निकाल के दिखाया है, और भी निकले हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखिए एक मोटी ट्यूब आती है और यहाँ पे जाल बनाती है, और यहाँ से एक पतली ट्यूब के रूप में ये बाहर निकलती है। रुधिर ज़्यादा मात्रा में इसमें आता है, लेकिन निकल कम मात्रा में पाता है। इस जाल को क्या कहते हैं? इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। केशिकाओं का ये जाल है, केशिकाओं का ये गुच्छा है, इसलिए केशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ से मोटी वाली पाइप आपको दिख रही है आती हुई, जो मोटी वाली पाइप आती हुई दिख रही है, इस पाइप का नाम क्या है? इसे कहा गया वृक्क धमनी। ठीक, ये भी क्या है? वृक्क धमनी है, वृक्क धमनी है। ठीक है, अच्छा,
अब देखिए जो ट्यूब आ रही है ये ब्लड को लेके आती है, यहां पर कुछ समय तक ब्लड वेट करता है, रुक जाता है क्योंकि ज्यादा मात्रा में आता है लेकिन निकल कम पाता है, इसकी वजह से यहां ब्लड फिल्ट्रेट होने लगता है, छनने की क्रिया होने लगती है और छनने के बाद इस ट्यूब में आता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पीसीटी। पीसीटी इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर और नीचे आएंगे तो एक यू आकार की नली दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। हिंदी वाले कहते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप, ठीक है। अच्छा आगे आएंगे तो एक और कुंडलित नलिका दिखाई पड़ती है, इसे डीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हिंदी में क्या कहते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ पे एक और चौड़ी सी नली दिख रही है, इसको कहते हैं संग्रह नलिका। पहले तो नाम याद हो जाना चाहिए, संग्रह नलिका। बोलो राजी खुशी, संग्रह नलिका। अब ये जो वृक्क धमनी है ये आगे आकर के इस प्रकार से और इसको कवर कर लेती है, वही आपको ये गुच्छे जैसी संरचनाएं जाल की तरह दिख रही हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, कैसे होता है काम। तो ये 3 स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं? कोशिका गुच्छ है, दिखा दिया। बोमन संपुट, ये इतना एरिया पूरा का पूरा, इतना भाग, ये जितना मैंने चौखोट बना दिया, इस पूरे एरिया को बोमन संपुट कहते हैं, ठीक है। नलिकाकार भाग में 3 भाग बताया मैंने। कौन कौन सा बताया भैया? 3 भाग। सबसे पहले बताया पीसीटी, फिर बताया आपको लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप, और तीसरा बताया डीसीटी, और लास्ट में है संग्राहक नलिका, ये मोटी वाली। याद रहेगा? ओके। अब मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि ये देखिए 3 स्टेप में होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है कोशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ निस्यंदन। जो मैंने बनाया ना ये वाला भाग, यहाँ से रुधिर पहले छनता है, छनने की क्रिया को निस्यंदन कहते हैं या परानिस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन या फिर परानिस्यंदन इसको कहा जाता है, और इसमें छनने की प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो बताया गया, जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, ये सब कुछ होता है। निस्यंद का मतलब होता है जो छना हुआ है, निस्यंदन क्रिया का नाम है। निस्यंद का मतलब जो छन के निकल रहा है उसे निस्यंद कहेंगे, और क्रिया क्या कहलाएगी? निस्यंदन या परानिस्यंदन कहलाएगी। आगे वर्णात्मक अवशोषण, इसी को कहते हैं चयनात्मक अवशोषण। तो जो चीज़ यहाँ से जरूरी है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है वापस। जैसे क्या जरूरी है? ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए जरूरी है, अमीनो अम्ल जरूरी है, पानी जरूरी है, कुछ लवण जरूरी है। तो इन सारी चीज़ों को बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है वापस, कि तुम बह के जाओ मत, हमारे पास आ जाओ। पक्की बात है, जाने नहीं देंगे तुझे। आगे वर्णात्मक चयन, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। इसमें क्या होता है कि आगे की ओर जब ये जाता है तो पहला बात तो छना, दूसरा इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया। लेकिन कभी कभी यहाँ से जो पतली वाली ट्यूब निकल के जा रही थी ना, उसमें भी वेस्ट मटेरियल चला जाता है। तो जब इसको वापस इधर लाया जाता है तो यहाँ से इधर इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये तीसरी है, इसको कहते हैं नलिकीय श्रावण। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतरिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र के निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक नलिका में चला जाता है और आगे मूत्राशय में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। ये रही मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, ठीक है। अब आर्टिफिशियल किडनी क्या है? जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं ना, तो एक मशीन लगाई जाती है, इसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। कौन सी मशीन कहते हैं?
डायलिसिस मशीन कहते हैं। और वहाँ पे मशीन के द्वारा आपकी एनसीईआरटी जब खोलेंगे तो लास्ट पेज पे एक फिगर बना हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है अपोहन, अपोहन की क्रिया, डायलिसिस की क्रिया। जब किसी इंसान की दोनों किडनियाँ खराब हो जाती हैं ना, तो यहाँ पे 2 नली लगाई जाती है। एक नली से ब्लड निकल करके मशीन में जाता है, वहाँ छनता है और छनने के बाद वहाँ से यूरिन यानी कि मूत्र बाहर हो जाता है और दूसरी ट्यूब से वापस ब्लड चढ़ा दिया जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, इसी को अपोहन कहते हैं, कृत्रिम किडनी। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किया जाता है। ये देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर। 180 लीटर क्षमता है, बार बार आएगा, बार बार छनेगा, बार, तुम लोग ये मत सोचना कि 180 लीटर जाता कहाँ है, बार बार छनता है। उसमें से मूत्र कितना निकलता है, तो केवल और केवल 1.2 लीटर। बाकी सब क्या हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है। अब पौधों में उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, पानी निकालते रहते हैं, वो वाष्प को उत्सर्जित करते रहते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर लेते हैं। कोशिका की रिक्तिका होती है ना, कोशिका में रिक्तिका होती है, आपने पढ़ा होगा 9th में। इस प्रकार की कोशिका है अगर, तो इसका ज़्यादातर भाग रिक्तिका से घिरा रहता है। पादप कोशिका का ज़्यादातर भाग रिक्तिका से घिरा रहता है और इन्हीं रिक्तिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। अन्य अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, रेजिन है, गोंद हैं, ये सब जाइलम की दीवारों में संचित हो जाते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करता रहता है। तो ये रही इस चैप्टर की कहानी। कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको भूल से भी नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। दो स्टेप, प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। प्रकाशीय में 4 बातें, अप्रकाशीय में 2 बातें, ठीक है। एक तो इतनी बात और इसकी रिएक्शन, ठीक है। अगली बात क्या है, अमीबा में पोषण, बहुत इंपॉर्टेंट, अमीबा में पोषण। फिर मानव में पोषण जरूरी नहीं है, मानव में पाचन, कौन कहाँ पच रहा है, मानव में पाचन, ठीक, पाचन। इसी में आप देखेंगे HCl के कार्य, यकृत के कार्य, अग्नाशय के रस या अग्नाशयी रस और अमाशयी रस या गैस्ट्रिक जूस, अमाशयी रस, ये यहाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा श्वसन, 2 स्टेप बताया मैंने मुख्य रूप से। एक बताया क्या, साइटोसॉल यानी कि कोशाद्रव्य में होगा, जिसको ग्लाइकोलिसिस कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। इस ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है, दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। इस पायरुविक अम्ल को कहाँ ले जाया जाता है, क्रेब्स चक्र में ले जाया जाता है। और क्रेब्स चक्र में जाने के बाद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा देती है। कितनी ऊर्जा, 38 ATP। लेकिन अगर मान लीजिए ऑक्सीजन कम हो तो क्या बनाएगा, क्रेब्स साइकिल में ही, क्रेब्स साइकिल में जाएगा ही नहीं, क्या बनाएगा वो, तो बनाएगा भैया लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। कब, जब वह ऑक्सीजन का अभाव है तब लैक्टिक अम्ल बनाएगा और 2 ATP बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, अनुपस्थित है, तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनाएगा। कितनी ऊर्जा बनाएगा, यहाँ पर भी 2 ATP ऊर्जा बनाएगा, 2 ATP। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम में
कुछ खास नहीं पढ़ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन में अंतर देख लीजिएगा, और आक्सी अनाक्सी श्वसन में अंतर देख लीजिएगा। और इसके बाद आ जाता है किसका, हृदय। हृदय धमनी शिरा में अंतर, धमनी व शिरा में अंतर। ये इतनी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, भूले से भी मत छोड़िएगा। वृक्क, वृक्क की संरचना, ये सारी चीजें, वृक्क की संरचना है ना। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना। कौन कौन सा फिगर इंपॉर्टेंट है मैं ब्लू कलर से लगा दे रहा हूं, वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब वृक्क का चित्र, नेफ्रॉन का चित्र, हृदय का चित्र, पाचन तंत्र का चित्र और अमीबा का चित्र। इतनी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।